आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ में हम लोग का संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा था, जिसमें से हम लोग अधिकांश की जानकारी हासिल कर चुके थे, है ना। और आज के क्लास में हम लोग कुछ बेसिक बातें जानेंगे, है ना। देख लीजिएगा, बेसिक बातों में सबसे आज का ये पॉइंट रहेगा आप लोग का जातीय मान या अंकित मान या नाइज मान या लोकल वैल्यू, है ना। ऐसे एक तरह से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट भी है और सबसे इजी पॉइंट भी है, लेकिन इसमें कहीं की स्थिति एक ऐसी भी आएगी जहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, और उस दिक्कत को हम बहुत ही आसानी से यहाँ स्पष्ट करा भी देंगे आपको, है ना। देख लीजिएगा, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे हम लोग, है ना, कि जातीय मान होता क्या है। जातीय मान होता क्या है, तो जातीय मान का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में किसी अंक का खुद के मान को ही क्या कहते हैं हम लोग जातीय मान कहते हैं। मतलब कोई संख्या आप लिखते हैं, किसी भी संख्या में किसी अंक के खुद के मान को ही या स्वयं के मान को ही उसका हम जातीय मान या अंकित मान या नाइज मान या लोकल वैल्यू कहते हैं। या दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में कोई भी अंक जिस नाम से पुकारा जाता है उसी नाम को ही उसके हम जातीय मान के नाम से जानते हैं, अंकित मान के नाम से जानते हैं। अर्थात वह जिस जाति का है उसका जो पुकार नाम है उसी पुकार नाम को हम उसका जातीय मान कहेंगे। स्पष्ट है। जैसे में अब कह दिया जाए कि 123 में ये संख्या एक तरह से, है ना, संख्या 123 में 3 का जातीय मान क्या होगा। 3 का जातीय मान तो क्या होगा आपका, 3 का जातीय मान आपका 3 होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान आपका 2 होगा। 1 का जातीय मान क्या होगा आपका, तो 1 का जातीय मान 1 होगा। ऐसे ही 78,005 में हम कहें कि 5 का जातीय मान क्या होगा आपका 5 होगा। कह दे कि 0 का जातीय मान क्या होगा आपका, तो 0 होगा। 8 का जातीय मान क्या होगा आपका, तो 8 होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा आपका, तो 7 होगा। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष यही मिल रहा है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी क्यों न हो, उसमें किसी भी अंक का उसके खुद के मान को ही हम उसका जातीय मान कहेंगे। चाहे वह अंक अपनी इकाई के स्थान पर हो या दहाई का स्थान पर हो या सैकड़ा का स्थान पर, अर्थात किसी भी स्थान पर क्यों न चले जाए, उसका जातीय मान वो खुद मान यानी उसके खुद का मान ही होता है। अर्थात निष्कर्षतः यहाँ से एक निष्कर्ष भी निकलता है। निष्कर्ष नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं ना, कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थान परिवर्तन करने से, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान परिवर्तन करने से उसके जातीय मान पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। मतलब कि यदि ये 5 हम यहाँ पर लिखें तो इसका जातीय मान 5 ही है, और यदि इसमें एक अलग संख्या इसमें कह दें 1254 में 5 का जातीय मान कहें तो भी 5 ही होगा। यदि 7500 में 5 के जातीय मान कहें तो भी 5 ही होगा। मतलब 5 का स्थान, अर्थात इसमें किसी भी अंक का स्थान परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके जातीय मान पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निष्कर्ष स्पष्ट है आपका। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। कभी कभी स्थिति आपके सामने ऐसी भी आती है कि दशमलव की संख्या भी मिल जाती है ना, तो उस दशमलव की संख्या में भी हमको जातीय मान पहचान करना होगा। देख लीजिएगा, कह दिया जाए कि 1.254 में 2 का स्थानीय मान, 2 का जातीय मान क्या होगा, तो यहाँ से 2 ही होगा। अब ये नहीं कि 0.2 होगा, हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये नहीं कि 0.2 होगा। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष ये भी कह सकते हैं कि चाहे दशमलव की संख्या हो या ऐसे सामान्य संख्या हो, हाँ, उसमें कोई भी अंक कहीं पर भी क्यों ना हो, है ना, उसके जातीय मान पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, क्योंकि दशमलव की संख्या है ना, फिर भी इसका स्थानीय जातीय मान 2 ही हो रहा है। 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अर्थात चाहे भिन्नात्मक संख्या हो या ऐसे पूर्णात्मक संख्या हो,
है ना, पूर्ण अन्य संख्या हो, उनमें किसी भी अंक का जातीय मान वो उसके खुद के मान ही होता है। ये स्पष्ट हो गया? ठीक है, आप लोग जानेंगे जातीय मान की पहचान करना या जातीय मान किसे कहते हैं, है ना। और जातीय मान में एक निष्कर्ष भी आपको स्पष्ट हो गया कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थान परिवर्तन करने से उसके जातीय मान पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और एक तरह से एक और नोट लिख लीजिएगा, एक और नोट लिख लीजिएगा कि शून्य का भी जातीय मान हमेशा शून्य ही होता है। ऐसे तो ये भी नॉर्मल ही है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला टॉपिक आपका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका स्थानीय मान, अर्थात किसी भी संख्या में किसी अंक के स्थान के परिमाण को ही या स्थान के मान को ही उस अंक का हम स्थानीय मान कहते हैं। मतलब किसी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर आता है तो उसके उस स्थान वाले मान को ही या उसके उस स्थान वाले परिमाण को ही हम क्या कहेंगे? स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। ऐसे नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कह रहे हैं 125 में, ठीक, 5 का स्थानीय मान। तो इसमें आपको स्थान ध्यान रखना ज़रूरी है ना, कि वह अंक किस स्थान पर है। और स्थान काउंट करने के तरीके आप बचपन में ही जान चुके हैं ना, कि स्थान कभी भी काउंट करना होता है तो हम दाएं से काउंट करते हैं और पहले वाले यानी पहले स्थान वाले अंक को हम इकाई का स्थान कहते हैं, दूसरे वाले अंक को हम दहाई का स्थान कहते हैं, तीसरे वाले स्थान को हम सैकड़ा का स्थान कहते हैं। अर्थात ऐसे ही आगे की तरफ पढ़ना जानते हैं, मतलब इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान, 1000 का स्थान, 10,000 का स्थान, है ना। ऐसे आपको स्थान काउंट करना आता है ना। अर्थात अब इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि इस संख्या में जो अंक जिस स्थान पर है तो उसके उसी स्थान वाले मान को उसका स्थानीय मान कहेंगे। जैसे या एक नोट और नोट कर सकते हैं, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान पता करने के लिए उस अंक में उसके स्थानीय मान से अर्थात उसके स्थान वाले मान से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा वही गुणनफल उस अंक का स्थानीय मान होगा। जैसे में यदि 5 इकाई का स्थान पर है तो इकाई का स्थान पर है तो 5 में हम 1 से गुणा करेंगे। इकाई का स्थान का मतलब 1, दहाई का स्थान का मतलब 10, सैकड़े का स्थान का मतलब 100, 1000 का स्थान का मतलब 1000 इत्यादि। ऐसे जो जिस स्थान पर आएगा उसका मान भी होता है ना। और उन्हीं स्थानों से उस अंक के परिमाण में परस्पर गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह उस अंक का स्थानीय मान होगा। तो 5 इकाई का स्थान पर है ना, तो 5 में आप 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। जैसे यदि 2 का स्थानीय मान पूछा जाए आपसे तो 2 में स्थानीय मान अर्थात 2 का स्थानीय मान तो 2 इकाई दहाई का स्थान पर है तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 20। यदि यहीं पर हम 1 का स्थानीय मान का है इस संख्या में तो 1 सैकड़ा का स्थान पर है, मतलब सैकड़ा मतलब 100 अर्थात ये 100 होगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या होता है देख लीजिएगा। हमको तो वैसे गुणा करके तो बताएंगे नहीं, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में समय की बचत करना भी तो होता है ना, अर्थात बस देखना और बताना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब 60 तरीका देखिएगा, इसी में हमको स्थानीय मान जिस अंक का स्थानीय मान बताना होता है, ठीक है। मान लीजिएगा 4 का स्थानीय मान बताना होता है तो अभी नोट बता रहे हैं, इसे नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान बताने के लिए उस अंक के तुरंत बाद जितने अंक आते हैं, है ना, मतलब किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान बताना होगा तो उस अंक के तुरंत बाद जितने अंक हैं उतना जीरो उस अंक के बाद लिख देते हैं और बाकी को हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से लिखने के बाद जो परिमाण प्राप्त होगा वही परिमाण उस अंक का स्थानीय मान होगा। या दूसरा तरीका, इसमें से 7145 में से जिस अंक का स्थानीय मान बताना होगा उस अंक को हम वैसे के वैसे लिख देंगे और बाकी को जीरो में चेंज कर देते हैं। बाकी सभी अंकों को जीरो में कर दीजिएगा, सबसे आसान तरीका है। तो ये भी जीरो में हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप ये जानते हैं कि किसी अंक, अब यहाँ पर ये अंक है ना, जीरो का तो कहीं महत्व होता है कहीं महत्व नहीं भी होता है। तो किसी अंक के पहले, किसी पूर्णांक के पहले शून्य यदि है तो उस शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। किसी पूर्णांक के ठीक बाद यदि शून्य लगा हुआ है तो उसका एक अपना महत्व होता है। मतलब यदि हम यहाँ पर 1 1 लिख रहे हैं, 1 के बाद एक शून्य लगा दिए और 1 1 के पहले शून्य लगा दिए तो किस में परिवर्तन हुआ?
पहले तो यह 1 था, 1 के बाद शून्य लगा दिए तो वह 10 रुपया हो गया, 10 हो गया, और 1 के पहले शून्य लगा दिए तो वह 1 ही रुपया रहा, अर्थात 1 ही रहा। मतलब पहले शून्य लगाइए, किसी भी अंक के पहले कितना भी शून्य कौन लगा दें, उसके मान पर किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अर्थात तो किसी पूर्णांक के ठीक पहले शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये मिला कि ये हो गया आपका 40। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आगे जब दशमलव की संख्या आपके सामने आएगी तो यह तरीका बहुत सटीक होगा आपके लिए। ठीक है, स्पष्ट है। और एक तरीके से आसान तरीका भी है, यदि दशमलव की संख्या इसमें नहीं है तो उस स्थिति में आप किसी भी अंक का स्थानीय मान बताना चाहते हैं तो 5, जिस अंक का स्थानीय मान बताना चाहते हैं उस अंक के ठीक बाद जितने अंक आए उतने 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद से कोई अंक नहीं है तो बस 5 रह गया। 4 का स्थानीय मान यदि आपको बताना होगा तो 4 तो लिखना ही लिखना है, और 4 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा देंगे। फिर 8 का स्थानीय मान यदि आपको बताना होगा तो 8 तो लिखना ही लिखना है, 8 के ठीक बाद जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा देंगे, 800 हो गया। 7 का स्थानीय मान बताना होगा आपका तो 7 तो लिखना ही लिखना होगा, 7 के बाद जितने अंक होंगे उतना 0 बढ़ा देंगे, अर्थात हो गया आपका यह स्थानीय मान, है ना। तो यह स्पष्ट है। इस तरीके से भी स्थानीय मान बता सकते हैं, और नहीं तो जिस अंक का स्थानीय मान बताना होगा उस अंक को लिखेंगे, बाकी को 0 में चेंज कर देंगे, है ना। और किसी पूर्णांक के पहले यदि 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, किसी पूर्णांक के ठीक बाद यदि 0 है तो उसका एक अपना मतलब भी होता है ना। तो देख लीजिएगा, तो ये स्पष्ट हो गया। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे इसी में यदि हम कह रहे हैं इसमें 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 8 का स्थानीय मान 80 होगा, क्योंकि 8 तो लिखना ही लिखना है, 8 के बाद एक ही अंक इसलिए 0 का स्थानीय मान। हाँ, ये एक नोट कर लीजिएगा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। 0 और स्थानीय मान में 0 एक ऐसा अंक है, 0 एक ऐसा अंक है जिसका स्थान परिवर्तन करने से इसका स्थानीय मान पर भी किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात 0 इकाई का स्थान पर हो तो भी उसका स्थानीय मान 0 ही होगा, 0 दहाई का स्थान पर हो तो भी उसका स्थानीय मान 0 ही होगा, 0 सैकड़ा का स्थान पर हो तो भी उसका स्थानीय मान 0 ही होगा। मतलब 0 एक ऐसा अंक है जिसका किसी भी संख्या में उसका स्थान परिवर्तन करने से उसका स्थानीय मान में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, 0 है ना। तो ध्यान रखना आपको। 9 का स्थानीय मान, 9 के बाद से 3 शून्य, फिर 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद से 4 अंक है ना तो 4 0 बढ़ा दीजिएगा। फिर 1 का स्थानीय मान, तो 1 के बाद से कितने अंक है, 5 अंक है ना तो 5 0 बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, है ना, कि किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान बताना हो तो उस अंक की ठीक बाद जितने अंक होते हैं उतना हम 0 लिख देते हैं, वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। लेकिन 0 ही एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान बस 0 ही होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। तो यह स्पष्ट है, ठीक है। एक निष्कर्ष यहाँ देख लीजिएगा, निष्कर्ष इससे ना हो तो नोट भी कर लीजिएगा, निष्कर्ष नोट कर लीजिएगा ना। निष्कर्ष ये है कि 0 एक ऐसा अंक या एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान तथा जातीय मान हमेशा समान होता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है, तो हम कह सकते हैं 0 का स्थानीय मान और 0 का जातीय मान परस्पर समान होता है, तो वह अंक कौन सा 0 है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके सामने कि वह कौन सा ऐसा अंक है, वह कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थान परिवर्तन करने पर उसके मान में किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कौन सा अंक है, तो आपका आंसर होगा 0। ठीक है, ठीक है। अब आगे आइएगा, देखिएगा, अब आपके सामने है दशमलव की संख्या, है ना, क्योंकि नॉर्मली संख्या का तो आप स्थानीय मान बता सकते हैं, दशमलव की संख्या की स्थानीय मान में थोड़ा दिक्कत भी आ जाती है ना, और जातीय मान में दिक्कत हो सकता है। तो देखिए संख्या क्या ऐसी है ना, इसमें अर्थात दशमलव की संख्या में कभी भी किसी भी अंक का स्थानीय मान पता करना हो तो हम क्या करते हैं, है ना। इसका तरीका ये है कि इसमें जिस अंक का स्थानीय मान बताना हो उस अंक को वैसे के वैसे ही रहने देते हैं और बाकी अंकों को 0 में चेंज कर देते हैं, है ना, और दशमलव जहाँ रहता है उसको वहीं का वहीं छोड़ देते हैं।
ठीक है, देखिएगा जैसे हम कह रहे हैं कि इसमें 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान हमें बताना है, 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान तो 3 जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा। अब बाकी सभी अंकों को 0 में चेंज कर देना है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब दशमलव जहाँ है उसको वहीं का वहीं लिख देंगे। अब देख लीजिएगा, दशमलव के पहले यदि कोई पूर्णांक नहीं है, दशमलव के पहले तो कोई पूर्णांक नहीं है अर्थात, तो उसमें अर्थात दशमलव के पहले तो कोई शून्य है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस एक शून्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, और दशमलव और ध्यान दीजिएगा, दशमलव और पूर्णांक के बीच में जो भी शून्य होते हैं उसका यूज होता है ना। दशमलव और शून्य अर्थात दशमलव और पूर्णांक के बीच में, ये जो पूर्ण अंक है 3 के बीच में जितने शून्य होते हैं उन सभी शून्य का एक अपना मतलब होता है, उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस दशमलव के बाद यदि कोई पूर्णांक हो और उसके बाद शून्य हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम कहते 0.03 या 0.30, इनमें इसका मतलब हो कि आप 3 कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप बस इसको वो इतना ही रहने देंगे। अर्थात यह जो है 3/100 हो गया और यह जो 3/10 हो गया। तो देख लीजिएगा 3/10 का मतलब ये बड़ा है और ये छोटा हो गया, अर्थात इसमें इस 0 का महत्व आ गया, इसमें इस 0 का महत्व नहीं हुआ, है ना। अर्थात ये ध्यान रखना जरूरी है कि दशमलव और पूर्णांक के बीच में यदि शून्य है तो उसका कुछ अपना महत्व होता है, और दशमलव और पूर्णांक, दशमलव के बाद यदि कोई पूर्णांक और पूर्णांक के बाद कोई शून्य होता है तो उस शून्य का किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, दशमलव पूर्णांक के बीच में शून्य थे, दोनों शून्य आ गए, पूर्णांक आ गया और इसके बाद कोई आपका अंक नहीं, इसलिए वो नहीं आएगा। स्पष्ट है। तो यहाँ से कह दिए कि 3 का इस संख्या में 3 का स्थानीय मान 0.003 हो गया आपका। यदि यहीं पर आपको 5 का स्थानीय मान बताना होगा, अब देखिएगा, यदि आपको 5 का स्थानीय मान बताना होगा, है ना, 5 का स्थानीय मान बताना होगा तो 5 जहाँ है वो उसको तो वैसे के वैसे लिखेंगे। 5 के बाद एक अंक था तो 5 के बाद एक 0 हो जाएगा, और 5 के पहले 3 अंक थे तो 5 के पहले 3 0 हो जाएगा, और दाएं से 3 अंक के बाद दशमलव अंक था तो दाएं से 3 अंक के बाद दशमलव का अंक लगा दिए हम यहाँ पर, हो गया, अर्थात 0.050, है ना। तो अब दशमलव के पहले चाहे कितने भी 0 क्यों ना हो, हम एक 0 को लेते हैं, और दशमलव और पूर्णांक के बीच में जितने 0 होते हैं उसका यूज होता है, और पूर्णांक के बाद वाले 0 को आप छोड़ सकते हैं, कोई मतलब भी नहीं, लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इसमें 5 का जो स्थानीय मान होगा 0.05 होगा। ठीक है, इसमें 4 का जो स्थानीय मान होगा 0.4 होगा, 0.4 होगा, है ना। इसमें 2 का जो स्थानीय मान है 2 ही होगा, क्योंकि सब 0 में होंगे तो दशमलव के बाद से 0 का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें 1 का स्थानीय मान आपका क्या होगा, 1 ही, अन्य 10 होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी पर देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे इसमें हम 5 का स्थानीय मान यदि कहें तो देखिएगा 5 का स्थानीय मान तो इसमें दशमलव का चिन्ह है ना, तो दशमलव का चिन्ह का मतलब कि दशमलव और पूर्णांक दोनों तो रहेंगे, और उन दोनों के बीच में जितना अंक है उसके स्थान पर 0, तो दशमलव रहेगा 0.05। इसमें आपका 5 का स्थानीय मान 0.005 हो गया। यदि यहीं पर आपको 4 का स्थानीय मान बताना होगा तो दशमलव और उस पूर्णांक को लेते हैं, दशमलव और पूर्णांक के बीच में एक अंक है तो 1 0, बाकी को छोड़ देते हैं ना। फिर यदि यहीं पर 3 के बारे में बताना होगा तो 0.3 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं, इसलिए 3 हो जाएगा आपका। फिर 8 के बारे में बताना होगा तो केवल 8 होगा, क्योंकि 8 दशमलव के पहले पूर्णांक है, अर्थात 8 के तुरंत बाद दशमलव की संख्या, और दशमलव की संख्या के बाद से जितने अंक होंगे सभी अपने आप में शून्य हो जाएंगे स्थानीय मान में। जब शून्य हो गए तो दशमलव के बाद से शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, तो पूर्णांक नहीं है तो बस ये 8 होगा। अब 9 होगा, इस 9 का स्थानीय मान आप कह सकते हैं, अब इसको छोड़ देते, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें ये 2.5 का स्थान पर है तो ये हो गया आपका 90। इस तरीके से आप आसानी से दशमलव की संख्या का भी स्थानीय मान बता सकते हैं, या इससे आप दशमलव यानी 0 यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर 3 0 लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना। इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, यहाँ तक लगा सकते, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्ट है। एक और एग्जाम्पल यहीं पर देख लीजिएगा, यदि आपसे कह दिया जाए, है ना, इसमें 7 का स्थानीय मान
तो अब देख लीजिएगा 7 का स्थानीय मान तो दशमलव से 7 पर जाएगा ना, दशमलव की संख्या इसमें 0.7 के बीच में एक अंक है, अर्थात ये हो गया 0.07। यदि यहीं पर आपको 4 के बारे में बताना हो तो 0.4, या 3 के बारे में बताना हो तो बस 3, 2 के बारे में बताना हो तो 20, यदि 1 के बारे में बताना हो तो ये हो गया 100। तो यहाँ सब आपको स्थानीय मान जहाँ तक उम्मीद है कि ज्ञात करने आ जाएगा, है ना, चाहे वो दशमलव की संख्या हो या ऐसे पूर्णांक संख्या हो। स्पष्ट हो गया ना। और साथ ही साथ निष्कर्ष ये ध्यान रखना हमेशा कि वह कौन सी ऐसी संख्या है या वह कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान परस्पर समान होता है, तो कौन है, तो 0 है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। या ये भी पूछ सकता है आपसे कि वह कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थान परिवर्तन करने से उसके स्थानीय मान पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कौन सा होगा आपका, वो भी 0 ही होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग जानेंगे दशमलव स्थानीय और जातीय मान पर आधारित कुछ क्वेश्चन, है ना। देखिएगा एग्जाम्पल आपका 784 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का योगफल। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनता भी है ना, तो देख लीजिएगा। तो जैसे जैसे जो कह रहा है उसी के आधार पर हम लोग इसका मान भी बताएंगे। कह रहा था कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 का स्थानीय मान, चूँकि 7 तो लिखना ही है और इसके बाद से 2 अंक है, दोनों अंकों को लिख देंगे, 700 हो गया, प्लस योगफल कर रहा है ना, तो प्लस 7 का जातीय मान, इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा आपका 7। अब योगफल का मतलब होता है जोड़, मतलब 7 का स्थानीय मान 700 और इसमें 7 का जातीय मान 7, दोनों को जोड़ने के बारे में बातें कर रहा था, योगफल कर रहा था, तो योगफल कर दिए, प्लस का चिन्ह कर दिए दोनों के बीच। अब जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया आपका 707, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल आ गया आपका, कह रहा था कि 2.45 में 4 का स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या होगा, 4 का स्थानीय मान व जातीय मान का योगफल क्या होगा। तो चूंकि इसमें 4 का स्थानीय मान, ध्यान दे लीजिएगा, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो चूंकि ये दशमलव की संख्या है तो 0.4 हो जाएगा, या इसे हम 0.4 कह सकते हैं, 0.4 होगा, क्योंकि दशमलव और पूर्णांक के बीच में कोई भी अंक नहीं है, इसमें अन्य 0.4 होगा। और फिर हम 4 का जातीय मान भी तो कह सकते हैं, तो इसमें 4 का जातीय मान क्या होगा आपका 4 ही होगा। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, तो थोड़ा एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बना है कि बस पॉजिटिव में ही बना है, ध्यान रखना जरूरी है ना। यदि सभी ऑप्शन पॉजिटिव में है तो इसमें हमें हमेशा बड़ा में छोटा घटा देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि ऑप्शन निगेटिव में भी है तो इसके कथनानुसार हम हल करेंगे, कथनानुसार हल करेंगे। देख लीजिएगा, तो कथनानुसार आप हल करेंगे तो पहले कह रहा था कि 4 का स्थानीय मान व जातीय मान का, सॉरी ये योगफल है ना, अंतर आता तब हम करते हैं, योगफल ही है तो योगफल ही कर दीजिए, योगफल में बस पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो 4 का स्थानीय मान इसमें क्या होगा 0.04, यानी 0.4 का जातीय मान क्या होगा आपका 4 होगा, दोनों का योगफल कर देना है, अर्थात योगफल इक्वल टू 0.4 और प्लस 4 कितना हो जाना चाहिए, ये दशमलव की संख्या का जोड़ है ना। तो दशमलव की संख्या का जोड़ का तरीका यही है, ध्यान रखिएगा कि यदि अच्छा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद से इसमें कितना अंक, अधिकतम कितना अंक है। तो दशमलव के बाद से अधिकतम जितने अंक होते हैं उतने ही अंक सभी संख्या में हो जाने चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर तो दशमलव के बाद से एक अंक है और यहाँ पर दशमलव है ही नहीं है, जब यहाँ पर दशमलव नहीं है तो अब क्या करेंगे, उसमें दशमलव लगाएंगे। तो सबसे अंत में इसमें दशमलव छिपा हुआ है, तो सबसे अंत का दशमलव हम शो कर देंगे। तो इसमें दशमलव के बाद से एक अंक, तो इसमें भी दशमलव के बाद से एक अंक आ जाना चाहिए। अब सामान्यतः आप जोड़ सकते हैं, है ना। सामान्य तरीके से ऐसे जोड़ दीजिएगा, 0 में इकाई का अंक से जुटेगा तो ये हो गया 4, दहाई का अंक से जुटेगा ये भी हो गया 4, दाएं ओर से एक स्थान पर दशमलव है तो दाएं ओर से एक स्थान पर दशमलव कर दिया, अर्थात ये हो गया 4.4। तो यह स्पष्ट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में ना कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल या अंतर क्या होगा, है। तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो दशमलव की संख्या हो या ऐसे पूर्णांक में हो। ठीक, आप लोग का ये स्थानीय मान और जातीय मान स्पष्ट हो चुका होगा और साथ ही साथ उससे कुछ क्वेश्चन भी आप लोग कर लिए, है ना। और अब आपको जिम्मेदारी ये बनती है कि आप खुद से अपने बुक से इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाइएगा, है ना।
अब आगे कुछ पॉइंट दे रहे हैं आपको। ये जो पॉइंट है प्राकृतिक संख्या पर आधारित कुछ तथ्य हैं, है ना, और ये शायद आपको पहले से याद भी होगा, और नहीं याद होगा तो फिर से यानी देख लीजिएगा, और इसे याद करने का तरीका मैं आप इसे बता दे रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। यहाँ पर पूरा हम नोट कर चुके हैं, आप लोग ना वीडियो को पास करके पूरा तथ्य लिख सकते हैं, लेकिन अब इन्हें हम समझा दे रहे हैं, है ना, और कि आसानी से आपको ये याद आपको ये आसानी से आपके जहन में कैसे याद रहेगा परमानेंटली। देखिएगा, कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी आपका, एक है। जब छोटी संख्या के बारे में बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब छोटी संख्या के बारे में बात कही जाए आपसे, तो हमेशा आप एक से स्टार्ट करेंगे, हमेशा एक से स्टार्ट करेंगे, है ना, मतलब उसमें एक रहना ज़रूरी ही है ना। तो आप कह रहे थे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो जब एक अंक की कह रहा था तो उसमें एक एक होगा। यदि यहीं पर हम ये कह दें कि दो अंकों की छोटी संख्या, कह दें दो अंकों की छोटी संख्या, तो दो अंकों की छोटी संख्या का मतलब क्या हुआ कि जब छोटी संख्या की बात आती है तो एक तो रहता ही रहता है। तो अब दो अंकों में से एक बार हम एक लिख दिए, हमको चाहिए दो अंक, तो अब इन दो अंकों में से एक अंक लिख दिए, जो अब जितने बच गए उतना हम एक के बाद जीरो लिख देते हैं, अर्थात दो अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10 हो जाएगी। यदि यही तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कहें, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या होगा कि उसमें से एक एक रहेगा और बाकी दो को क्या करेंगे, जीरो में चेंज कर देंगे, अर्थात एक के बाद से दो जीरो मतलब कि 100 हो जाएगा। यदि यहीं पर कहते हैं कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो चार अंक का मतलब ये होगा कि उसमें से एक तो एक रहेगा क्योंकि छोटी संख्या है, और बाकी तीन को हम जीरो में चेंज कर देंगे, अर्थात हो जाएगा 1000। तीन अंकों की यानी छोटी संख्या होगी आपकी 100, चार अंकों की छोटी संख्या होगी आपकी 1000। इस तरीके से यदि पाँच अंकों के बारे में पूछे तो एक एक, अब बाकी चार को जीरो में चेंज कर देंगे। यदि 6 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो एक एक और 5 को हम जीरो में चेंज कर देंगे। मतलब इससे निष्कर्ष ये मिला कि जितने अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी जाए उतने अंकों में से एक को एक लिखना है और बाकी अंकों को जीरो में चेंज कर देना है। ठीक है, अब उम्मीद है कि छोटी संख्या ज्ञात करने का तरीका आपको परमानेंटली आपके जहन में सेट हो गया होगा। अब आ गई है, अब बड़ी संख्या की बात आती है ना, तो कहेंगे कि एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब बड़ा का बात आएगा तो हम 9 का यूज़ करते हैं, छोटा की बात आती है तो 1 का, और बड़ा की बात आती है तो हम 9 का यूज़ करते हैं ना। तो अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या कहेंगे हम, 1 9 लिखेंगे, क्योंकि एक अंक चाहिए और बड़ा का मतलब होता है 9, अर्थात एक बार 9 लिख देंगे, वह एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, यदि यही आपसे कहेगा कि दो अंकों की बड़ी संख्या, दो अंकों की यानी बड़ी संख्या कौन सी है, अर्थात दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थात जब कभी भी आपसे बड़ी संख्या के बारे में कहा जाए और जितना अंक कहा जाए उतनी बार 9 लिख दीजिएगा। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने का तरीका यही है कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है उतनी बार आप 9 लिख दीजिएगा, आपका बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 99, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 3 9 मतलब 999, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, तो 4 9 मतलब 9999 इत्यादि। अर्थात जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे या पूछा जाए तो आप उतनी बार 9 लिख दीजिएगा, आपको बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो ये भी स्पष्ट है, उम्मीद है कि ये भी आपके ध्यान में सेट हो गया होगा। अब एक और पॉइंट आपका, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और शायद आपको ये पता हो, है ना, शायद ही आपको ये पता हो। देख लीजिएगा, कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या में एक अंकों की कुल ज्ञात संख्याएं कितनी हैं, मतलब पूरा ब्रह्मांड में, है ना, पूरा ब्रह्मांड में या पूरा प्राकृत में एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं ज्ञात हैं। तो एक अंकों की कुल कितनी संख्या ज्ञात हैं, तो इसकी जब इसकी बात आती है, कुल संख्या की बात आती है कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम 9 लिख लेते हैं। जितने अंकों के बारे में बात कहेगा, है ना, उसमें से एक को 9 लिखते हैं और बाकी को जीरो में चेंज कर देते हैं। मतलब कि एक बार तो 9 लिखना ही है और बाकी जितने अंक बचेंगे उन सबको जीरो में चेंज कर देंगे, आसानी से आपको दिख जाएगा। तो अब कहा जाए कि प्रकृति में एक अंकों की कुल कितनी संख्या ज्ञात है, तो एक बार 9 लिख दीजिएगा, आपका 9 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह एक अंकों की कुल संख्या है। तो एक अंक की कुल संख्या प्रकृति में आपकी 9 ही है। ठीक है,
यदि यही आपसे कहा जाए कि प्रकृति में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या ज्ञात है, या पूरी ब्रह्मांड में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या ज्ञात है, तो हम कह सकते हैं एक बार 9 यानी 1 9 लिखेंगे, अब बाकी अंक को 0 में चेंज करेंगे तो 9 तो 2 अंकों में से 1 9 हो गया और 1 0 हो गया, अर्थात 90 हो गया। अर्थात प्रकृति में 2 अंकों की कुल ज्ञात संख्या कितनी है, 90 है। कैसे है ज्ञात, इसे कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने का तरीका देख लीजिएगा। इसके ज्ञात करने का तरीका यही है कि आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या यानी मतलब कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है ना। इसे ज्ञात करने का तरीका यही है कि 2 अंकों की जब संख्या पूछ रहा है इसमें, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या करेंगे हम, 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या को घटा देंगे। तरीका यही है। प्रकृति में कुल अंकों की ज्ञात संख्या ज्ञात करने का तरीका यही है कि जितने अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है तो उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से उससे 1 कम करके उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम घटा देते हैं। अर्थात 2 अंकों की कुल संख्या का यानी हमको बताना था, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 में से 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है। फिर यदि यही कह दें कि 3 अंकों की प्रकृति में कुल कितनी संख्या ज्ञात है, तो 3 अंक की बारे में बातें कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें से तो 1 तो 9 होगा ही और बाकी 2 का हम 0 में से कर देंगे। 3 अंक का मतलब क्या हुआ कि 1 9 हो गया और बाकी जो 2 अंक बचे वो आपके 0 में हो जाएंगे, अर्थात 900 हो गया। या इसे ज्ञात करने का तरीका ये है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से हम 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हटा देंगे, तो जो बचेगा वही क्या होगा, 3 अंकों की कुल ज्ञात संख्या होगी। 3 अंकों की कुल ज्ञात संख्या होगी, है ना। अर्थात अब ये कह दिया जाए आपसे कि प्रकृति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं ज्ञात हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रकृति में 4 अंकों की कुल 9000 संख्या ज्ञात है। कैसे, तो 4 अंक चाहिए, तो 4 में से 1 को हमको 9 लिखना है, अब बाकी 3 0 लिखना है, तो 9 के बाद से 3 0 का मतलब क्या हो गया, आपका 9000 हो गया। तो अर्थात 4 अंकों की कुल प्रकृति में कितनी संख्या ज्ञात है, तो 9000 ज्ञात है। यदि यही कहा जाए कि प्रकृति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या ज्ञात है, तो 5 अंक का मतलब ये हुआ कि उसमें से 1 9 होगा, अब बाकी हम 4 को 0 यानी कर देंगे, अर्थात टोटल हो गया आपका 9 के बाद 4 0 का मतलब ये हुआ 90,000। अर्थात प्रकृति में 5 अंकों की कुल 90,000 संख्या ज्ञात हैं। तो ये स्पष्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि सबको स्पष्ट भी हो गया होगा और ये परमानेंटली आपके जहन में सेट भी हो गया होगा। इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं ना, इनसे संबंधित एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं ना। तो आज के क्लास में हम इतना ही रन दे रहे हैं ना, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे शेषफल ज्ञात करने पर आधारित कुछ तथ्य। शेषफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, शेषफल ज्ञात करने के तरीके हम अगले क्लास में जाने। मेरे साथ लगातार ऐसे ही बने रहेंगे, तो यानी जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप जिस क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो या यूपी लेखपाल हो या यूपी एसआई हो या आपका बीडीओ हो या एसएससी जीडी हो या रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये गारंटी है कि मैथ और रीजनिंग के एक भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। लेकिन हाँ, आप जब भी इस क्लास को अटेंड करें तो शुरू से अंत तक के प्रत्येक पॉइंट को आप देखा करें, अर्थात पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए ताकि उसमें से आपको एक भी पॉइंट ना छूटे, है ना। जब आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा तो ये हमारी गारंटी है कि आने वाले 6 महीने में आपका पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग पर पूर्णतः कमांड बन जाएगा, जिससे किसी भी तरीके का किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रन दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।